इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। NABARD has sanctioned 221.99 crore rupees under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) for school infrastructure in which state? नाबार्ड ने किस राज्य में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 221.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पंजाब। तो बात नाबार्ड की हो रही है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने पंजाब में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 221.99 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। तो यहाँ क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, प्लेग्राउंड्स और लैब्स वगैरह बनाई जाएंगी। आपको नाबार्ड के बारे में जानना चाहिए। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और चेयरमैन अब इसके सुनिंद्रा मिश्रा हैं। जो चिंताला जी हैं उनका रिटायरमेंट हो गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, नाबार्ड ने हाल ही में जम्मू में एक हफ्ते का पूरा ऑल इंडिया क्राफ्ट्स आर्ट मेला, जिसका नाम ग्राम में 2022 रहा, इसको भी ऑर्गेनाइज किया था। बात करें पंजाब की, आप जानते हैं कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। फेस्टिवल्स लोहड़ी एंड बैसाखी यहाँ के फेमस हैं। हु हैज़ वॉन द UNSCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? UNSCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एंजेला मर्केल। तो जर्मन की फॉर्मर चांसलर हैं एंजेला मर्केल, आप सभी जानते होंगे। इन्हें नानसेन अवार्ड के लिए नामित किया गया है क्योंकि अपने समय में इन्होंने जो सीरियन कॉन्फ्लिक्ट्स से जो प्रभावित रेफ्यूजीज हैं, असिलम सीकर्स रहे हैं, उनको अपने देश में पनाह दी। ऐसा कहा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNSCR ने। आपको जानना चाहिए, अगर हम इस नानसेन अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। देखिए, जो ये UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हैं, तो इनके पहले जो कमिश्नर रहे, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, इसके जो पहले चेयरमैन कह सकते हैं या फिर जो डायरेक्टर जनरल रहे, इनका नाम था फिट्जऑफ नानसेन। तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड बनाया गया है। तो इसमें ये 1,50,000 US डॉलर का इसमें इनको प्राइज मनी मिलेगी 10 अक्टूबर जेनेवा में एक सेरेमनी के दौरान। साथ ही आपको जानना चाहिए UNSCR के बारे में, इसके चीफ फिलिपो ग्रैंडी हैं। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि एंजेला मर्केल, इनको यूनेस्को द्वारा भी एक प्राइज दिया गया है जिसे यूनेस्को पीस प्राइज कहा जाता है। विच वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वर्ल्ड स्पेस वीक। तो आपको जानना चाहिए, 6 दिसंबर 1999 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए, इसके दो कारण रहे। एक तो ये 4 अक्टूबर से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था और 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी इसे साइन किया गया था। इस बार वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। विच एनिवर्सरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन October 1, 2022? 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 6th। तो देखिए, 6th एनिवर्सरी
मनाई गई है 1 अक्टूबर को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की। इस मौके पर एक एनुअल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसका टाइटल रहा IBC आइडिया इंप्रेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप सभी जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के चेयरपर्सन मिस्टर रवि मित्तल हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, इस तरह की फाइनेंशियल स्टेट पर पहुंच जाना जहां आप अपना जो डेट्स हैं, जो आपके ऊपर ऋण है, उसे पे करने में अनेबल हो, असमर्थ हो। और बैंकरप्सी क्या होता है? उसके बाद जो लीगल प्रोसेस चलता है, वो जो आपकी इंसॉल्वेंसी हुई है उसके निपटान के लिए, उस इशू को रिसोल्व करने के लिए जो पूरा लीगल प्रोसेस चलता है उसको बैंकरप्सी बोलते हैं। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा इसमें अंतर। बाकी आपको जानना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2016 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। 10 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये IBBI है, ये कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के तहत अथॉरिटी डेजिग्नेट की गई है फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द कंट्री। Which monument has beaten the Taj Mahal in the number of foreign visitors according to the Indian Tourism Statistics 2022? भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में किस स्मारक ने ताजमहल को पिछाड़ दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ममल्लापुरम। तो ममल्लापुरम ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तमिलनाडु में। तो अगर हम बात करें इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के बारे में, जिसे टूरिज्म मिनिस्टर ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन विजिटर्स जो गए हैं वो ममल्लापुरम तमिलनाडु में गए हैं। बात हो रही है 2021-22 की। तो पहले आगरा था, माफ़ कीजिएगा, हाँ, आगरा का ताजमहल था। उसके बाद अब पहले नंबर पर आ गए हैं ममल्लापुरम। तो आपको इसमें जानना चाहिए कि टोटल जितने भी टूरिस्ट आए हैं, जो टॉप 10 मोस्ट विजिटेड साइट्स हैं भारत में जो फॉरेन द्वारा विजिट की गई हैं, तो उनका 45.50% जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो ममल्लापुरम गए हैं। तो देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार ममल्लापुरम में 1,44,984 फॉरेन विजिटर्स गए। और अगर हम ताजमहल की वहीं बात करें तो यहाँ केवल 38,922 फॉरेन विजिटर्स गए हैं। तो ये दूसरे नंबर पर है। आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेन विजिटर्स गए हैं, तो उनमें टॉप 10 में 6 मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु में स्थित हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु गए हैं, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स 2021 में सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ गए, वो भी तमिलनाडु गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो देखिए, टॉप 10 जो जगह हैं जो विजिट की गई वो इस तरह से हैं: ममल्लापुरम तमिलनाडु, ताजमहल यूपी, सलुवंकुपम टेम्पल तमिलनाडु, आगरा फोर्ट यूपी, द फोर्ट म्यूजियम तमिलनाडु, चिंजी फोर्ट तमिलनाडु, कुतुब मीनार दिल्ली, वतकोतई फोर्ट तमिलनाडु, रेड फोर्ट दिल्ली एंड द रॉक कट जैन टेम्पल तमिलनाडु। An MOU was signed between Department of Agriculture and Farmers Welfare and which agency to boost International Year of Millets 2023? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग और किस एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नाफेड। तो आपको जानना चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड के साथ न्यू दिल्ली में, जिसके तहत जो मिलेट्स हैं उनके प्रमोशन को लेकर यहाँ पर बातचीत चली है। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 रहने वाला है। नाफेड की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और ये एज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के तहत रजिस्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके विजेंद्र सिंह है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजवीर सिंह परमार। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अक्टूबर 7। तो 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर 2019 को जो कॉटन 4 कंट्रीज हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड एंड माली, तो इनकी ये पहल थी
कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाए, तो 7 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। थीम है इसका 2022 में वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। कॉटन की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड का लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर बन गया है। अगर हम भारत में बात करें टॉप 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तेलंगाना। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना ये लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में। इंडिया पिप्ड विच कंट्री टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पछाड़ दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ब्राज़ील। अच्छा, यहाँ पर आप जो ये पिप्ड देख रहे हैं ना, ये भी आपको पैराग्राफ में कई बार देखने के लिए मिल जाता है इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं। पिप्ड का मतलब होता है स्मॉल मार्जिन से किसी को पीछे छोड़ देना। ज़्यादातर आप क्रिकेट में भी देखेंगे कि विराट कोहली पिप्ड बाबर आजम टू बिकम द जो भी और आगे न्यूज़ होगी, ठीक है। इसी तरह से और भी आ जाता है कि कुछ भी रोहित शर्मा पिप्ड दिस प्लेयर, ठीक है। तो पिप्ड का मतलब होता है स्मॉल मार्जिन से किसी को पीछे छोड़ देना। खैर, इसका आंसर ब्राज़ील है। तो देखेंगे हम, देखिए अक्टूबर सितंबर सीजन के लिए जो शुगर प्रोडक्शन हुआ है काफ़ी बम्पर हुआ है, 35.9 मिलियन टन का हुआ है और भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है और शुगर का टॉप प्रोड्यूसर बन गया है। जो ब्राज़ील है इसने 2021-22 में 32 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस की। आपको बता दें भारत ने शुगर केन का जो प्रोडक्शन हुआ ये भी एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। 5000 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन भारत ने शुगर का किया है 2021-22 में। आपको बता दें कि कई सालों से ब्राज़ील वर्ल्ड का टॉप शुगर प्रोड्यूसर था, थाईलैंड दूसरे नंबर पर था। Which agency estimated that India's economic growth is expected to decline to 5.7% this year from 8.2% in 2021? किस एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि इस वर्ष 2021 में 8.2% से घटकर 5.7% रहने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, UNCTAD। तो देखिए आपको जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। इसकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार इसने कहा है कि इस साल भारत 5.7% से ग्रो करेगा, जबकि 2021 में 8.2% से ग्रो किया था। साथ ही इसने भी कहा है कि 2023 में और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, 4.7% रह सकती है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। Till date, how many organizations have signed non-disclosure agreement to access data on Unified Logistics Interface Platform ULIP? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस करने के लिए अब तक कितने संगठनों ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 13। तो टिल डेट आपको जानना चाहिए 13 ऑर्गेनाइजेशन जिनका की नाम लिखा है, इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर, ताकि ये डेटा को एक्सेस कर सकें। आपको जानना चाहिए इसकी फुल फॉर्म ULIP, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एज पार्ट ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया था। तो ULIP प्लेटफॉर्म क्या है? तो देखिए जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो लॉजिस्टिक और रिसोर्सेज संबंधित डेटा है वो प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसमें 7 मिनिस्ट्रीज के 30 सिस्टम्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं। विच एजेंसी डिजाइंड एंड डेवलप्ड द 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर को किस एजेंसी ने डिजाइन और विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, C.DOT। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर जो कि इंडियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड किया गया है C.DOT के द्वारा, इसे लॉन्च किया है 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। एडिशन याद रखिएगा, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ 2022 का 6th एडिशन। साथ ही आपको जाना चाहिए C.DOT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय हैं। इसी मौके पर जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हुई है, यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इन्होंने एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया है जिसका थीम रहा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन
ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। चेयरमैन आप सभी जानते हैं ट्राई के डॉक्टर पी.डी. वघेला हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस। महानिदेशक आयुध के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन सी है संजीव किशोर। तो संजीव किशोर डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस के रूप में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला है, क्योंकि M.K. ग्रेग ये रिटायर हो चुके हैं। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 की बैठक किस शहर में हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 मीटिंग संपन्न हुई और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है, संबोधित भी किया है। इस जो ये ग्लोबल न्यूज़ फोरम रहा, जो ये मीटिंग रही, इसका जो टॉपिक रहा ये था ट्रूथ एंड ट्रस्ट एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आपको जानना चाहिए जो ये ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 है, इसको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। 80 फॉरेन पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो मीडिया और जर्नलिज्म से संबंधित है ये। आपको जानना चाहिए ABU के बारे में, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है और 67 कंट्रीज से 253 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ये दोनों ही इसके फुल मेंबर्स हैं। खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे इन्होंने मुंबई में खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है। ये जो एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा, और ये 1 नवंबर 2022 तक चलने वाला है। तो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और 1 नवंबर 2022 तक चलेगा। बाकी आप जानते हैं कि KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार गोयल हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड दैट द members of the पहाड़ी community in which state or UT will get benefits under the scheduled tribe quota। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत लाभ मिलेगा। सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में लाया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान। आपको बता दें जस्टिस GT शर्मा कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो उसके अब जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये अप्लाई कर दिया जाएगा। Which Indian origin person has been nominated to serve as America's representative on the executive board of the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विवेक मूर्ति। तो इंडियन ओरिजिन डॉक्टर विवेक मूर्ति, इन्हें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। आपको जानना चाहिए मार्च 2021 में डॉक्टर मूर्ति को यूनाइटेड स्टेट्स का 21st सर्जन जनरल नियुक्त किया गया था। विच इंडियन हॉकी प्लेयर वॉन द FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इन वीमेंस कैटेगरी? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मुमताज खान। तो देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसने FIH राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर 2021-22 की घोषणा की है मेंस और वीमेंस कैटेगरी में। तो मेंस कैटेगरी में तो फ्रांस के तिमोथी क्लेमेंट ने जीता है अवार्ड, और अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो भारत की मुमताज खान ने यह अवार्ड जीता है। Which of the following is set to install a real-time information system in collaboration with the Indian Space Research Organization (ISRO)? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इंडियन रेलवेज। तो देखिए आपको जानना चाहिए जो इंडियन रेलवेज है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की मदद से रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTIS इसको इंस्टॉल करने अब वाला है, ताकि जो रेलवे स्टेशंस पर जो रेलवे मूवमेंट है, जो ट्रेन की मूवमेंट है, उसको ऑटोमेटिक ट्रैक किया जा सके।
तो आपको RTIS के बारे में जानना चाहिए कि ये इस तरह का एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, कोई ट्रेन किस जगह पर है और कितने बजे आने वाली है और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, तो सब जानकारी आपको ये RTIS रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। कोई ट्रेन कहाँ पहुँची है, बिल्कुल लाइव एकदम बताता है। Which organization has released the 4th edition of the Industry Code of Conduct? किस संगठन ने उद्योग आचार संहिता का 4था संस्करण जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, तो ये एक RBI रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट का 4th एडिशन रिलीज किया है। तो ये माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। बाकी आपको जानना चाहिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफ इंडिया ASFBI, साधन और फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC, ये सभी मिलकर लॉन्च करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क की, तो इसके CEO आलोक मिश्रा हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात का मूल्य क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, $33.81 बिलियन। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है सितंबर 2022 में, इसकी मंथली वैल्यू कितनी रही है? तो सितंबर 2022 में इसकी मंथली वैल्यू रही है $32.62 बिलियन की, जबकि सितंबर 2021 में $33.81 बिलियन थी, यानी कि 3.52% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। और अगर हम अप्रैल से सितंबर 2022-23 की बात करें तो $229.05 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा है। वहीं 2021-22 अप्रैल से सितंबर की बात करें तो $198.25 बिलियन ये रहा था, यानी कि 15.54% का इंक्रीज देखने के लिए मिला था। ये बात हुई एक्सपोर्ट की। अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो सितंबर 2022 में जो इंपोर्ट रहा ये $59.35 बिलियन का रहा है, जबकि सितंबर 2021 में $56.2 बिलियन का रहा था, यानी कि 5.44% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। सेम डेटा आपको अप्रैल से सितंबर का यहाँ देख सकते हैं। आपको जानना चाहिए भारत ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी की है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गोल्ड। द 2022 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Caroline R. Bertozzi, Morton Meldal and K. Barry Sharpless for contribution in which area? रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्लिक केमिस्ट्री। तो देखिए 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अनाउंस कर दिए गए हैं। किसको मिले हैं? कैरोलिन आर बर्टोजी USA से हैं, मोर्टन मेल्डल डेनमार्क से हैं और के बेरी शार्पलेस ये USA से हैं। ये नाम याद रखिएगा, के बेरी शार्पलेस, आगे डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो देखिए USA के हैं ये। तो किस बारे में दिया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें ये केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनको प्रोवाइड कराया जाएगा प्राइज मनी के रूप में, यानी कि 7.45 करोड़ रुपीस। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है? क्लिक केमिस्ट्री जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक साथ लिंक करने से संबंधित है। तो इसी वर्क को लेकर जो इन्होंने डेवलपमेंट की है, उसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनकी, जो मैंने आपको बताया के बेरी शार्पलेस। तो देखिए 81 ईयर ओल्ड हैं ये, और इससे पहले भी ये नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं 2001 में, और इसी के साथ अब ये 5th पर्सन बन गए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ 2 बार जीता है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो जॉन बर्दीन, मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग एंड फ्रेडरिक सेंगर, ये सभी नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं 2 बार, और क्यूरी तो फर्स्ट पर्सन रही जिन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे 1911 में। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए डेटा, याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ब्लू हेलमेट्स आर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। व्हेन इज द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेटेड? इन 2022, आंसर इज 3rd October. Which planet vanished from sight on September 14 due to lunar occultation? Answer is Uranus.
Shashi Tharoor has been serving as a member of parliament for which parliamentary constituency? Answer is Thiruvananthapuram, Kerala. Which company will soon introduce a laptop priced at just 15,000 rupees, one of the cheapest on offer in India? Reliance Jio. Which of the following countries changed its visa rules such that for entry visas visitors would not require a host to sponsor them? Answer is UAE. Name China's first large homemade passenger aircraft which received an airworthiness certificate on September 30. Answer is C919. The indigenously designed and developed light combat helicopter Prachand was inducted by Rajnath Singh into the 143 helicopter unit Dhanush at the Jodhpur एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। शुभी गुप्ता एंड AHRV एक्सेल इन विच गेम, तो आपको ये बताना है किस गेम से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रही। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेटेड इट्स 97th रेजिंग डे ऑन विच डेट ऑफ October 2022? वल्ला हुमा appointed as the next ambassador of India to which country? Dinkar Asthana appointed as the next ambassador of India to which country? Who has been named as captain of the Indian squad for the 3-match ODI series against South Africa? क्रिकेट की बात हो रही है। Which rover that landed on Mars in 2022 has found evidence of major floods that took place billions of years ago? ये हाल ही में करंट अफेयर है। From India, who attended the state funeral of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe at Nippon Budokan, Tokyo? Which flowers bloom once every 12 years in the Western Ghat regions of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and the Nilgiri Hills? और अंतिम क्वेश्चन है, during the 9th meeting of the Joint Committee on Water Resources, India and which country have agreed to take forward the Saptakoshi High Dam project through फर्दर स्टडीज? 10 के 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिएगा कि इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।